आज की जो क्लास होगी हमारी वो तीसरे नंबर की क्लास होगी और तीसरे नंबर की क्लास में हम पढ़ेंगे गांधीवादी दर्शन या गांधीवादी विचारधारा। गांधी जी की जो विचारधारा थी, गांधीवाद से जुड़ी हुई जो विचारधाराएं थी, उन सभी को हम पढ़ेंगे। वो सभी विचारधाराएं कैसे कैसे साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, कैसे कैसे उन सभी विचारधाराओं का साहित्य में, हिंदी साहित्य में योगदान होता है। कौन कौन जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो गांधीवादी दर्शन को या गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करके अपनी रचनाएं रचते हैं, कौन कौन है, उन सभी के बारे में हम इसमें जानेंगे। क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ने का मेन उद्देश्य हमारा यही होता है कि हम उन विचारधाराओं को जानें जो विचारधाराएं हमारी किसमें रचनाओं में, हमारे साहित्य की कविताओं में, काव्यों में, पद्यों में, उपन्यास में, कहानियों में, सभी में आता है। क्योंकि हर किसी रचना के अंदर एक विचारधारा छुपी होती है। उस विचारधारा को पहचानना, उस विचारधारा को अपने दिमाग में रख करके उस रचना के अर्थ को समझना, असल में यही उद्देश्य होता है वैचारिक पृष्ठभूमि को पढ़ने का। गांधीवादी दर्शन में क्या विचारधारा रहती है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, उसको हम शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत ही दमदार, मजेदार, शानदार होने वाली है। हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा यूजीसी नेट का हो, चाहे हमारा यूपीएससी का हो, चाहे हमारे टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें वैचारिक पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य में रखी गई है तो हम उसको पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के अंदर गांधीवादी दर्शन को आज हम शुरू करते हैं। गांधीवादी दर्शन क्या कहता है उसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। पूछे इससे क्या कहता है गांधीवादी दर्शन है। यहां से शुरू करते हैं हम पहली ही लाइन से। ठीक है, गांधीवादी दर्शन है, भारत की राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार में भारतीय महान विभूतियों का विशेष स्थान रहा है। जो भारत की राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्र की चेतना मतलब जो भारत को अग्र करने की या भारत के विकास को बढ़ाने के लिए जो भी हमारी महान विभूतियां या महान विद्वान रहे हैं, उन्होंने जो भी अपने विजन रखे हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विकास देने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए, उन सभी महान विभूतियों का भारत को बढ़ाने के लिए विशेष स्थान दिया जाता है। ठीक है, पहली लाइन हो गई, जिन्होंने अपने विचारों से, जिन महान विद्वानों ने, महान विभूतियों ने अपने विचारों से, जो उनके विचार थे, जो उनकी संस्थाएं थी, जो उनकी सभाओं की स्थापना थी, इन सभी से जनजीवन यानी कि जनता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या करा, सुधार करना चाहा। जो भी विद्वान थे उन्होंने अपनी विचारधाराओं से और अपने द्वारा जो भी संस्थाएं चलाई, जो भी सभाएं स्थापित की, उनकी स्थापना की, उसके द्वारा जनता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार करना चाहा। उनका मेन उद्देश्य क्या था, जो जनता है, ठीक है, उसका हमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं, उनकी विचारधाराएं ये होती हैं। ठीक है, तो हर क्षेत्र में उनका विचार का मतलब उनका सुधार करना चाहा। उन्होंने निराश व निर्वलंब जनता को अपने उच्च विचारों का आने नहीं, अपने उच्च विचारों का दान तथा नव चेतना प्रदान कर उनके जन्मजात अधिकारों की ओर उनकी दृष्टि आकृष्ट होती है। मतलब क्या है इसका, जो जनता निराश थी, जो जनता निर्वलंब थी, जिनके पास कोई बल नहीं था, जो जनता उदास थी, उस जनता को अपने उच्च विचारों के द्वारा, उस जनता को अपने उच्च विचार उन्होंने दान किए तथा नव चेतना प्रदान की, नई नई चेतना उनके सामने रखी और उनके जो जनता है, जो निराश जनता है, जो निर्वलंब जनता है, उनके जन्मजात अधिकारों की ओर अपनी दृष्टि आकृष्ट की। किन्होंने की, जो कि भारत की राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में भारतीय महान विभूति कार्य कर रहे थे, जो महान विद्वान कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने
अपनी दृष्टि उस जनता की, निराश जनता की ओर आकृष्ट की जिससे भारतीय संस्कृति को क्या होता है जी, जिससे भारतीय संस्कृति, भारतीय सांस्कृतिक जीवन दर्शन का स्वाभाविक विकास हुआ। मतलब इन सभी के कोशिशों से, इन सभी की विचारधाराओं से, इन सभी के चेतनाओं से, ठीक है, क्या होता है, भारतीय सांस्कृतिक जीवन दर्शन का स्वाभाविक विकास होता है। कैसा विकास होता है, स्वाभाविक विकास होता है। यहां तक की बात होती है जो कि भारत के लिए महान विभूति काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा निचोड़ कहां दे दिया है, भारतीय सांस्कृतिक जीवन का स्वाभाविक विकास करने के लिए, जिससे कि जो निराश जनता है वो परेशान न रहे, जो निर्वलंब जनता है उनको कोई दबाए नहीं, ठीक है, अपने उच्च विचार दिए, अपनी संस्थाएं चलाई, अपने क्या सभाएं चलाई, ठीक है, इन सभी चीजों से क्या करना चाहा, जनता का विकास करना चाहा। जनता का विकास होगा तो क्या होगा, देश की राष्ट्रीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार होगा और भारतीय जीवन का या भारतीय जनता का विकास होगा, ठीक है, भारत का खुद का विकास होगा। तो ये सब करना चाहा और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे सामने आते हैं, कौन आते हैं, गांधी जी आते हैं। वो भी अपनी एक अलग विचारधारा लेकर आते हैं, मानवतावाद की विचारधारा लेकर आते हैं। उन्होंने मानवतावाद को आगे रखा और मानवतावाद को एक गांधीवाद भी कहा जाता है और इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, अपनी एक विचारधारा अलग रखी। गांधी जी ने क्या किया, पढ़ते हैं, गांधी जी ने इसी भारतीय जीवन दर्शन तथा आध्यात्मिकता को राष्ट्रीय आंदोलन का संबल बनाकर जन आंदोलन का रूप दिया। जो यहां पर ये आंदोलन चल रहा था ना वाला, ये जो महान विभूतियां अलग अलग तरह से आंदोलन करके क्या कर रही थी, भारतीय सांस्कृतिक जीवन दर्शन का स्वाभाविक विकास कर रही थी। इसी आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने आगे बढ़ाया और जनता को साथ लिया, अपने साथ में जनता को बढ़ाया, जनता को साथ खड़ा किया, जनता का संबल लिखा है ना आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन का संबल बनाया। किसको, जनता को, जनता को संबल बनाया। फिर क्या किया, इसी राष्ट्रीय आंदोलन को, जो कि एक पूरा एक तरह से विभूतियों में या विद्वानों में आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में जनता को शामिल किया और उस राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो यही थी, क्योंकि आम जनता को अपने साथ में रखा, आम जनता को लेकर के अपने आंदोलन की, आम जनता को लेकर के इन्होंने विचारधारा दी। इसीलिए ये मानवतावाद इसमें आता है, मानवतावाद जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहां तक बात होती है गांधी जी ने क्या किया, इसका कारण क्या था, इन्होंने आध्यात्मिकता को भी बल दिया। आध्यात्मिकता मतलब जो धार्मिक चीजें होती हैं, जो अपने समुदायों से जुड़ी चीजें होती हैं, अपने अपने धर्मों से जुड़ी चीजें होती हैं, हर धर्म की आध्यात्मिकता को भी इन्होंने स्थान दिया। कि इसका कारण क्या था, जब इन्होंने जन आंदोलन का रूप दे दिया, इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था कि मनुष्यों की जो प्रकृति है वो सामाजिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी है। मनुष्य सामाजिक तो है लेकिन वो क्या है, आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक मतलब वो समाज के साथ में, अपने धर्म के साथ में भी जुड़ा रहता है, वो अपने धर्म को भी साथ रखना चाहता है। तो गांधी जी ने सामाजिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी स्थान दिया है और उसको भी साथ में लेकर चले हैं। और साथ ही स्वदेशी जीवन के लिए क्यों किया है इन्होंने ऐसा, आध्यात्मिकता को साथ में क्यों रखा है, क्योंकि इन्होंने कहा है, देखो इन्होंने कहा है कि स्वदेशी जीवन यापन के लिए यह भी आवश्यक है। मतलब आध्यात्मिकता हमारे स्वदेशी यानी कि जिस जीवन का एक उद्देश्य होता है, अच्छे उद्देश्य के लिए आध्यात्मिकता जरूरी है, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो यहां तक बात होती है इनके बारे में क्या क्या इन्होंने किया है, ठीक है। मान के चलो हमारी जो भी विचारधाराएं हैं, जो गांधी जी की विचारधाराएं हैं, हमारी विचारधारा
हम गांधी जी के विचारधारा से मेल रखेंगे, मिलाएंगे, तो हमारे अंदर एक बॉन्ड बनेगा। जनता भी उसी तरह से गांधी जी की विचारधाराओं के साथ में बॉन्ड बनाती है और गांधी जी के साथ में वो एक पद यात्रा में लग जाते हैं, आंदोलनों की यात्रा में लग जाते हैं। इसी तरह से विचारधाराएं बदलती चली जाती हैं और वही विचारधाराएं जब एक मानवता का रूप लेती हैं, मानवतावाद का रूप लेती हैं, उसी के साथ में कुछ पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, कुछ कभी उनके साथ आते हैं और उसी विचारधारा को लेकर के अपनी रचनाएं लिखते हैं, जनता को जागृत करते हैं, जनता को जागृत करते हैं। और कवियों के दौरान जो भी होता है, देखो ये विद्वान जो होते हैं, जो आंदोलनकारी होते हैं, ठीक है, ये एक तरह से आंदोलन करते हैं, लेकिन कवि क्या काम होता है, कवि इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली आंदोलन में नहीं होता। बस वो उस विचारधारा को लेकर के पत्र पत्रिकाएं लिखता है, अपनी पुस्तकें लिखता है, अपनी रचनाएं लिखता है और उस रचनाओं के तहत उस एक जनता को, जो जनता आंदोलन में भाग ले रही है, उस आंदोलन के लिए, उस जनता के लिए एक क्या है, उत्तेजना भरता है, मोटिवेट करता है। क्या करता है जी? मोटिवेट करता है, पुनर्बलित करता है, क्योंकि वो पत्र पत्रिका आती है, जनता उसको पढ़ती है और उसके अंदर का क्या है, उत्तेजना, जोश जागने लगता है। तो उसी विचारधारा के ऊपर जो भी कहानियां, जो भी रचनाएं लिखी जाती हैं, वो इस तरह से हमारे साहित्य में आगे काम करती हैं और वो साहित्य में तो जुड़ जाती हैं, लेकिन उनका जो मोटिव होता है वो उस जनता को एक तरह से बनाए रखना होता है, बांधे रखना होता है कि जनता इधर उधर ना भटके, आंदोलन में लगी रहे। ठीक है, जब राष्ट्रवाद यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में चल रहे थे, स्वराज आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए जो भी स्वतंत्रता सेनानी या जो भी सैनिक इसमें भाग ले रहे थे, क्रांतिवीर जो थे, उनके लिए एक हिम्मत बनाए रखने के लिए, एकजुटता पैदा करने के लिए ये पत्र पत्रिकाएं, ये रचनाएं, ये कविताएं, ये कहानियां, ये उपन्यास उनके सामने आते थे, वो पढ़ते थे, सुनते थे, उनमें और अंदर से एक बल पैदा होता था, एक हिम्मत पैदा होती थी। तो ये काम होता था कहानियों का, कविताओं का, जिससे कि जो सैनिक है, जो सेनानी है, वो बना रहे, बंधा रहे और आंदोलनकारी बना रहे, आंदोलन को टूटने ना दे। तो गांधीवादी दर्शन यहां से हम आगे देखते हैं। इतना थोड़ा सा जो भी जाना है तुमने, जो इस स्लाइड पे है, इसमें कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ हो, कमेंट करके बता देना। ठीक है, यहां से देखते हैं कि गांधी जी का जो अहिंसा दर्शन था, ठीक है, उनके ऊपर बात करते हैं कि गांधी जी के अहिंसा दर्शन ने राष्ट्रवाद के प्रमुख अंगों को विकसित किया। राष्ट्रवाद के जो भी अलग अलग अंग होते हैं उनको विकसित किया। किसने किया? अहिंसा दर्शन ने। जो गांधी जी का बहुत बड़ा एक दर्शन आता है, अहिंसा दर्शन, ठीक है, उन्होंने अहिंसा को ज्यादा क्या किया है, ज्यादा फॉलो किया है, अहिंसा को ज्यादा विकसित किया है, अहिंसा को ज्यादा, अहिंसा दर्शन को ही एक तरह से वो अपने साथ हमेशा लेकर चले हैं। ठीक है, तो अहिंसा दर्शन इसका बहुत बड़ा दर्शन था। उसको क्या किया है, इसने राष्ट्रवाद के प्रमुख अंगों को विकसित किया है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में हुई है। और इसकी अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में कैसे हुई है? क्योंकि जो कवि हैं इन्होंने अहिंसा दर्शन को अपनी रचनाओं में रखा और रचनाएं लिखी हैं। रचनाएं लिखने में कौन कौन शामिल होते हैं अभी बताऊंगा मैं, जिसके, ठीक है, अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में हुई और जिससे राष्ट्रीय विचारधारा को बल मिला। ठीक है, और गांधी दर्शन की अभिव्यक्ति हिंदी कविता, नाटकों और कथा साहित्य के विभिन्न पक्षों में हुई। ठीक है, अहिंसा दर्शन जो है इसकी अभिव्यक्ति कहां कहां हुई? हिंदी, देखो यहां कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदी नहीं है, हिंदी कर देना इसको। ठीक है, हिंदी कविता, नाटकों और कथा साहित्य में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पक्षों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, और अभिव्यक्ति करने कौन कौन आते हैं? देखो जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिशूल आदि। त्रिशूल कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनको त्रिशूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब कवि
सामने आते हैं, जो कि हमारे गांधी जी की विचारधारा को, गांधीवादी दर्शन को अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में आधार बनाकर लिखते हैं। और इस तरह से गांधीवादी दर्शन हमारे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक योगदान देता है। इनकी अलग अलग जो भी रचनाएं हैं इन सभी कवियों की, उनमें हमें गांधीवादी दर्शन देखने को मिलता है, और जो कि गांधीवादी दर्शन को आगे बढ़ाता है और हमारे हिंदी साहित्य में एक बेस जो हम मान के चलते हैं, यानी कि इनकी कविताओं के द्वारा, इनकी रचनाओं के द्वारा गांधीवादी दर्शन हिंदी साहित्य में एक अहम योगदान देता है। यहां तक बात हो गई कि गांधीवादी दर्शन क्या है। गांधीवादी दर्शन का जो अहिंसात्मक दर्शन है, अहिंसा दर्शन है, उसने राष्ट्रवाद के प्रमुख अंगों का विकसित किया है, और इसकी अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलती है। किस किस देखने को मिलती है? जैसे कि हिंदी कविता में, नाटकों में, कथा साहित्य में, इन सभी में देखने को मिलती है। और कर्ता कौन कौन है? करते कौन कौन है? गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा, देखो यहां लिखा है ना, गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा की तात्विक मीमांसा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और त्रिशूल आदि ने की है। ठीक है, कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की भी कुछ कविताओं में हमें गांधीवादी दर्शन देखने को मिलता है। वो भी गांधीवादी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं अपनी कविताओं के जरिए से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां से कुछ देखते हैं कि गांधीवादी दर्शन से संबंधित मुख्य तथ्य हैं। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा क्या है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन गांधीवादी संबंधित जो भी मुख्य तथ्य हैं उनको यहां देखते हैं। ठीक है, यहां एक निगाह डालते हैं कि गांधीवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। ठीक है, क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है उस पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा कौन सी हमारे सामने आती है? गांधीवाद आती है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण आदि के विचार इसमें शामिल हैं। किस किस के विचार शामिल हैं? महात्मा गांधी के, विनोबा भावे के और जयप्रकाश नारायण के, इनके विचार इसमें शामिल हैं। ठीक है, और गांधी जी ने हिंद स्वराज में विचारों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया है। जो हिंद स्वराज है उसमें इन्होंने व्यवस्थित तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। बाकी स्थानों पर उनका लेखन कुछ बिखरा हुआ मिलता है। ठीक है, इनके जो विचार हैं अलग अलग स्थान पर बिखरे हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि गांधी जी के विचार एक व्यवस्थित तरीके से जो हमें देखने को मिलते हैं, कहां मिलते हैं? हिंद स्वराज में। ठीक है, हिंद स्वराज में इनके विचार एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने आते हैं। बाकी कहीं भी अगर हम देखें तो बिखरे हुए हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें कहीं कहीं मिल गई, छोटी छोटी चीजें कहीं मिल गई, लेकिन हिंद स्वराज में सब कुछ व्यवस्थित है। ठीक, और गांधी जी पश्चिमी सभ्यता तथा पश्चिमी विचारधाराओं को प्राय अस्वीकार करते थे। जो गांधी जी हैं वो पश्चिमी सभ्यता जो है, ठीक है, जो कि यूरोपीय सभ्यता है जो भारत में फैल रही थी, उसका क्या करते थे? विरोध करते थे, अस्वीकार करते थे। उसके साथ साथ पश्चिमी विचारधारा को भी क्या करते थे? अस्वीकार करते थे। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी औद्योगिकीकरण का, औद्योगिक प्रणाली का भी समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, औद्योगिक प्रणाली का भी समर्थन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? यहां देखो कि गांधी जी औद्योगिक प्रणाली का भी समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि भारत जैसे देश में उससे क्या होती है? बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, और वो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। केंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण ये चीज होती है, सेंट्रेशन उसको बोलते हैं, कि जब हमारी विचारधारा, हमारी सोच किसी एक ही विशेषता पर, एक ही क्वालिटी पर निर्भर रह जाती है। ठीक है, हमारे सामने मल्टीपल चॉइसेस नहीं होते, हमारे सामने एक क्वालिटी होती है किसी भी चीज की, और हम उसी पर, एक ही क्वालिटी पर केंद्रित हो जाते हैं और उसी को चुन लेते हैं। ठीक है, एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण।
गांधी जी विकेंद्रीकरण को क्या करते थे, स्वीकार करते थे। गांधी जी विकेंद्रीकरण को समर्थन करते थे, केंद्रीकरण को नहीं। विकेंद्रीकरण होता है जब हमारे दिमाग में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं या हमारे लिए स्वतंत्रता होती है मल्टीपल ऑप्शन को चूज करने की, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण होता है जब हमारी सोच एक ही चीज पर डिपेंड हो जाती है। विकेंद्रीकरण होता है जब हमारी सोच मल्टीपल चीजों पर डिपेंड रहती है। मान के चलो तुम्हें मोबाइल खरीदना है, मोबाइल खरीदने के लिए तुमको क्या करना होगा, अगर तुम्हें जाकर के दुकान वाला दे दे कि ये लो, तुम्हें ये एक मोबाइल है, इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बाकी फालतू चीजें, फालतू फीचर क्या है उसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम्हारी सोच सिर्फ उसके बैटरी बैकअप पर क्या हो गई, केंद्रित हो गई कि हाँ एक क्वालिटी इसके अंदर बहुत अच्छी है, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है और मुझे यही फोन चाहिए। लेकिन नहीं, ये अच्छी चॉइस नहीं है। अच्छी चॉइस क्या है, जब हमारी सोच विकेंद्रित हो, जब हमारी सोच क्या हो, विकेंद्रित हो, डिसेंट्रेशन में हो, कि हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शन है कि मुझे चूज करना है कि बैटरी बैकअप भी देखना है, मुझे इसका प्रोसेसर भी देखना है, मुझे इसकी रैम रोम सब कुछ देखना है, ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो सब कुछ देखने हैं। बहुत सारी चीजों को देख करके, बहुत सारी चीजों में तुलना करके जब हम किसी चीज को चुनते हैं वो विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। जब एक ही चीज को चुन लेते हैं केंद्रीकरण होता है, ठीक है। तो गांधी जी केंद्रीकरण के समर्थन में नहीं थे, गांधी जी विकेंद्रीकरण के समर्थन में थे, क्योंकि जब औद्योगिक प्रणाली होती है उसका समर्थन वो नहीं करते। उसका समर्थन क्यों नहीं करते, क्योंकि औद्योगिक प्रणाली भारत जैसे देश में बेरोजगारी को बढ़ावा देती है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, उससे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आती है। क्यों आती है, क्योंकि औद्योगिक चीजों में क्या होता है, मशीनरी काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, मानव का काम कम हो जाता है, मशीनों के काम बढ़ जाते हैं, इसलिए क्या होता है उसमें उसका समर्थन नहीं किया गया, ठीक है। इस विचारधारा को क्या क्या कहा गया है, इस विचारधारा को अराजकतावाद यानी कि अनार्किज्म कहा जाता है। और इस बिंदु से महात्मा गांधी तथा कार्ल मार्क्स विचार सहमत हैं। कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों के विचार इससे सहमत हैं कि वो क्या कहते हैं कि औद्योगिकीकरण का समर्थन नहीं करना है। कार्ल मार्क्स भी हम आगे पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने क्या क्या विचारधाराएं रखी हैं, लेकिन यहां सिर्फ इतना समझ लो औद्योगिकीकरण का जो भी विरोध किया है कार्ल मार्क्स और गांधी जी दोनों ही इसका विरोध करते हैं। गांधी जी एक ऐसे राजनीतिक संरचना चाहते हैं, गांधी जी एक ऐसी राजनीतिक संरचना चाहते हैं जो अधिक से अधिक क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, क्या हो, विकेंद्रीकृत हो, केंद्रीकृत नहीं हो, विकेंद्रीकृत हो। गांधी जी ऐसी राजनीतिक संरचना चाहते हैं। कौन चाहते हैं, गांधी जी चाहते हैं, ठीक है। बात हो गई क्लियर यहां तक, बोलो आगे चलें, आगे देखते हैं और क्या है। आगे कुछ और लिखा हुआ है, देखो यारा कि महात्मा गांधी ने धर्म तथा राजनीति के संबंध में व्याख्यायित करते हुए कहा है कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है जिसे नष्ट कर देना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति, धर्म विहीन अर्थव्यवस्था एक क्या है, मृत देह के यानी कि मरे हुए शरीर के समान है जिसको जला करके नष्ट कर देना चाहिए। क्यों कहा है इन्होंने, वो क्यों कहा है वो यहां देखो जरा। गांधी जी ने धर्म शब्द को अलग अलग संदर्भों में दो तरीके से प्रयुक्त किया है। यहां जो धर्म लिया है इन्होंने यहां पर, ठीक है, यहां धर्म जो है वो गांधी जी दो तरह से प्रयुक्त करते हैं। एक तो धर्म जो हमारा मजहब होता है, मजहब के तौर पर जो हम धर्म का यूज करते हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं वे धर्म को मजहब कहते हैं या पंथ कहते हैं। और किंतु अगर हम उनका दर्शन का, जो गांधीवादी दर्शन हम पढ़ रहे हैं, दार्शनिक तौर पर अगर हम इसका धर्म का जो अर्थ देखें, धर्म का अर्थ क्या आता है, कर्तव्य निकल कर आता है। क्या आता है, कर्तव्य निकल कर आता है। धार्मिक स्तर पर वे धर्म का अर्थ स्व कर्तव्य पालन में लेते हैं। मतलब कहते हैं कि ये मेरा फर्ज है, ये मुझे करना चाहिए, या ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हें करना चाहिए, अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो यहां फर्ज यानी कि कर्तव्य जो है वो क्या है,
क्या है, दार्शनिक तौर पर अगर हम देखें तो धर्म का अर्थ ही क्या है, कर्तव्य है। तो यहां पर जो कहा गया है, हो सकता है कि महात्मा गांधी ने कर्तव्य तथा राजनीतिक के क्षेत्र में कहा है कि जिसमें कर्तव्य नहीं हो ऐसी राजनीति, जिसमें कर्तव्य नहीं हो ऐसी अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है। ठीक है, अगर हम सीधा सीधा इसको पढ़ लें कि गांधी जी ने कहा है धर्म विहीन राजनीति, यानी कि जिस राजनीति में धर्म नहीं हो, जिस राजनीति में धर्म नहीं हो, मजहब नहीं हो, वो क्या है, मृतदेह के समान है। यहां पर एक नेगेटिव बात निकल कर आ रही है। लेकिन अगर हम दार्शनिक तौर पर जो धर्म का अर्थ निकाले हैं गांधी जी, उसको रख करके देखें कि कर्तव्य विहीन, जिसमें कर्तव्य ना हो ऐसी राजनीति मृतदेह के समान है, उसको जलाकर फेंक देना चाहिए। तो क्या हो गया, यहां से एक कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, जैसा भारतीय परंपरा में मनु संहिता, महाभारत, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, ये धर्म शब्द वहां भी तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई, एक कंफ्यूजन था वो दूर हुआ, क्योंकि इनका जहां भी ये वाला विचार देखने को मिलता है कि धर्म विहीन राजनीति और धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है, यहां पर हमारे दिमाग में एक थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आ जाता है कि यार धर्म विहीन यानी कि ऐसी राजनीति क्या अच्छी है जिसमें धर्म शामिल हो, है ना। क्योंकि क्या कह रहे हैं, बिना धर्म की राजनीति मृतदेह के समान है, मरे शरीर के समान है। तो इनका कहने का मतलब है, गांधी जी के कहने का मतलब है कि कर्तव्य विहीन ऐसी राजनीति जिसमें कर्तव्य ना हो, वो क्या है, मृतदेह के समान है। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे देखते हैं। गांधी जी सर्वधर्म समभाव का समर्थन करते हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य को धर्मों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि धर्मों को बराबर मानना चाहिए। कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं सर्वधर्म समभाव का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हमें यानी कि किसको, हमें यानी कि राज्यों को धर्मों से दूर नहीं भागना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर समझना चाहिए। क्यों, क्योंकि देश की असल समस्या जो है क्या है, वो धर्म नहीं है, क्या है, सांप्रदायिकता है। कौन कहते हैं, गांधी जी, के धर्मों से दूर नहीं भागना चाहिए, धर्मों को समान समझना चाहिए। देश की यानी कि राष्ट्र की जो समस्या है, जो मेन समस्या है, जो मूल समस्या है, वो क्या है, धर्म नहीं है, सांप्रदायिकता है। और इसी बात का विरोध करते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। गांधी जी के इस विचारधारा का विरोध करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मूल जो भी देश की या जो राष्ट्र की सभी समस्याओं का मूल जो है वो क्या है, जातिगत भेदभाव है, धर्म है। क्या है, धर्म है। ठीक है, तो यहां तक हमारे सामने बात होती है, किसकी बात होती है, गांधी जी की बात होती है, गांधी जी की विचारधारा की बात होती है। गांधी जी की जो विचारधाराएं थी, गांधी जी की जो भी कुछ पॉइंट थे, गांधी जी के जो तथ्य थे, उन पर हमने अच्छे से डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, गांधीवादी दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी साहित्य के लिए, वो बताया गया। गांधीवादी दर्शन को लेकर के कौन कौन कवि आगे चले, वो बताया गया। निम्नलिखित जो कवियों का नाम लिए गए हैं वो महत्वपूर्ण कवि थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही हैं, बाकियों ने नहीं किया, बाकी और बहुत कवि हैं जिन्होंने इस पर गांधीवादी दर्शन पर काम किया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा काम जो किया है वो इन्हीं कवियों ने किया है, इसलिए इन कवियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक आने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।